अति गंभीर कुपोषित यानी सैम बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, प्रस्तुतकर्ता यूनिसेफ एवं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैम मैनेजमेंट, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, नई दिल्ली। अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन के दूसरे सत्र में आपका दोबारा स्वागत है। इस सत्र में हम कुपोषण की पहचान के बारे में आगे की जानकारी साझा करेंगे। ये सत्र का दूसरा भाग है। इस सत्र में सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। वृद्धि चार्ट पर वजन, लंबाई या ऊंचाई को किस प्रकार से अंकित किया जाता है और किस प्रकार से उनका आंकलन किया जाता है। लंबाई, ऊंचाई या वजन का उपयोग करके किस प्रकार Z स्कोर का आंकलन किया जाता है और उसके पश्चात पोषण की स्थिति का पता तथा उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। और सबसे आखिर में दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन को किस प्रकार से हम देखते हैं, किस प्रकार से आंकलन करते हैं और उसका क्या महत्व है। इस सत्र में इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आइए अब जानें कि वृद्धि चार्ट पर वजन तथा ऊंचाई या लंबाई अंकित कर बच्चे के पोषण की स्थिति किस तरह पहचानी जाती है। उदाहरण में दिए गए बच्चे की उम्र 36 माह है, ऊंचाई 87.5 सेंटीमीटर है तथा वजन 9.5 किलोग्राम है। इस बच्चे की पोषण स्थिति जानने के लिए हम बालकों के नीली पट्टी वाले वृद्धि चार्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बच्चे के वजन को बाईं ओर की सीधी रेखा पर ढूंढें, फिर बच्चे की ऊंचाई को नीचे लेटी रेखा पर ढूंढें। उसके बाद जिस तरह प्रस्तुत चित्र में दर्शाया गया है, चार्ट पर बढ़ाए जाने पर जहां वजन तथा ऊंचाई वाली रेखाएं मिलती हैं, उस बिंदु को चिन्हित करें तथा चार्ट के जिस हिस्से में बिंदु है उस हिस्से के रंग को देखें। चार्ट में दिए गए 3 रंग नारंगी, पीला एवं हरा 3 पोषण स्थितियों को दर्शाते हैं। नारंगी रंग अति गंभीर कुपोषण, पीला रंग मध्यम गंभीर कुपोषण तथा हरा रंग सामान्य पोषण स्थिति को दर्शाता है। क्योंकि उदाहरण में चिन्ह नारंगी रंग वाले भाग में है, अतः प्रस्तुत बालक अति गंभीर कुपोषित अवस्था में है। चलिए पोषण स्थिति जानने की इस प्रक्रिया को हम कुछ और उदाहरणों के साथ समझते हैं। एक बालिका जिसकी आयु 11 माह है, लंबाई 68.2 सेंटीमीटर है तथा वजन 6.4 किलोग्राम है। इसकी पोषण स्थिति जानने के लिए हम बालिकाओं के गुलाबी पट्टी वाले वृद्धि चार्ट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले बच्ची के वजन को बाईं ओर सीधी खड़ी रेखा पर ढूंढें, फिर बच्ची की लंबाई को नीचे लेटी रेखा पर ढूंढें। अब बढ़ाए जाने पर ये रेखाएं चार्ट पर जहां मिलती हैं, उस बिंदु को चिन्हित कर उस भाग का रंग देखें। अब रंग के अनुसार बच्ची की पोषण स्थिति का पता लगाएं। प्रस्तुत उदाहरण में बिंदु चार्ट के पीले रंग वाले भाग में है, जो मध्यम गंभीर कुपोषण को दर्शाता है, अतः बच्ची मध्यम गंभीर कुपोषित अवस्था में है। अगले उदाहरण में जिस बालिका की पोषण स्थिति हमें पहचाननी है, उसकी उम्र 43 माह है, उसकी ऊंचाई 99 सेंटीमीटर है तथा वजन 14.8 किलोग्राम है। इस बालिका की पोषण स्थिति जानने के लिए हम बालिकाओं के गुलाबी पट्टी वाले वृद्धि चार्ट का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बालिका का वजन, जो कि 14.8 किलोग्राम है, उसे बाईं ओर सीधी खड़ी रेखा पर खोजें। उसके उपरांत बालिका की ऊंचाई, जो कि 99 सेंटीमीटर है, उसे नीचे लेटी रेखा पर खोजें। चार्ट पर बढ़ाने पर हमने पाया कि ये रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वो चार्ट के हरे रंग वाले हिस्से में है, जो कि सामान्य पोषण अवस्था को दर्शाता है। अतः इससे हमें ये पता चलता है कि उदाहरण में बालिका की पोषण स्थिति सामान्य है। चलिए अब जानते हैं कि वृद्धि चार्ट के आधार पर पोषण स्थिति का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वृद्धि चार्ट पर दिए गए 3 रंग 3 पोषण स्थितियों को दर्शाते हैं। ये प्रस्तुत चित्र में भी देखा जा सकता है। हरा रंग सामान्य पोषण स्थिति को दर्शाता है, पीला रंग मध्यम गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है, जिसे मैम भी कहते हैं।
वहीं नारंगी रंग अति गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। इसे सैम भी कहते हैं। बच्चे के वजन और लंबाई और ऊंचाई को नियमित रूप से वृद्धि चार्ट पर अंकित कर हमें उसमें हो रहे विकास के बारे में भी पता चलता है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत रेखा चित्र में पहले हरे रंग के रेखा चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे का वजन लंबाई के साथ सही बढ़ रहा है और वो सही विकास कर रहा है। ऐसी स्थिति में माँ की प्रशंसा करें तथा इसी प्रकार से ही बच्चे की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे रेखा चित्र में देखा जा सकता है कि वजन लंबाई की तुलना में स्थिर है, जिससे बच्चे का विकास भी स्थिर है। यह खतरनाक अवस्था है। ऐसे में माँ को बच्चे की स्थिति के बारे में समझाएं तथा पूरक आहार एवं साफ सफाई के लिए परामर्श दें। तीसरे रेखा चित्र में ये देखा जा सकता है कि बच्चे का वजन उसकी लंबाई या ऊंचाई की तुलना में घट रहा है। ये अत्यधिक खतरनाक अवस्था है। इसमें बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में माँ को बच्चे की स्थिति के बारे में समझाएं तथा बच्चे को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र या एनआरसी में रेफर करें। आइए जानें कि जेड स्कोर या एसटी स्कोर के आधार पर पोषण स्थिति का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं कि एक आयु वर्ग के अधिकतर बच्चे जिन्हें हरे रंग से दर्शाया गया है -2 SD से +2 SD के बीच में है। यदि किसी बच्चे का वजन -2 SD से +2 SD के बीच में होता है तो उसकी पोषण स्थिति को सामान्य माना जाता है। यदि किसी बच्चे का वजन -2 SD से -3 SD तक होता है तो उसकी पोषण स्थिति को मध्यम गंभीर कुपोषण कहा जाता है। चित्र में इन बच्चों को पीले रंग से दिखाया गया है। और यदि किसी बच्चे का वजन -3 SD से कम हो तो उसकी पोषण स्थिति को अति गंभीर कुपोषण माना जाता है। इन बच्चों को चित्र में लाल रंग से दिखाया गया है। दाईं तरफ दी गई तालिका में जेड स्कोर या एसडी स्कोर के अनुसार पोषण स्थिति बताई गई है। यदि किसी बच्चे का जेड स्कोर मीडियन से -2 SD के बीच होता है तो उसकी पोषण स्थिति को सामान्य माना जाता है। अगर किसी बच्चे का जेड स्कोर -2 SD से नीचे -3 SD तक होता है तो उस बच्चे की पोषण स्थिति को मध्यम गंभीर कुपोषण या मैम कहा जाता है। और यदि किसी बच्चे का जेड स्कोर -3 SD से कम होता है तो उसकी पोषण स्थिति को अति गंभीर कुपोषण या सैम कहा जाता है। जेड स्कोर या एसडी स्कोर कैसे निकाला जाता है, आइए जानते हैं। प्रस्तुत तालिकाओं में दाईं तरफ एसडी स्कोर की तालिका दी गई है। इसके मध्य में लंबाई या ऊंचाई का कॉलम है जिसे सफेद रंग से दर्शाया गया है। इसके दाईं और बाईं तरफ लिंग के अनुसार अलग अलग एसडी स्कोर के कॉलम में वजन संख्या दी गई है। एक और बात गौर करने की है, लंबाई तथा ऊंचाई पूर्णांक में प्रदर्शित की गई है। अतः इस तालिका को इस्तेमाल करने के लिए बच्चे की लंबाई या ऊंचाई के माप को पूर्णांक में बदलने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए बाईं ओर दी गई तालिका की मदद ली जा सकती है। उदाहरण के तौर पर एक बालक जिसकी आयु 36 माह है, ऊंचाई 87.5 सेंटीमीटर है एवं वजन 9.5 किलोग्राम है। बाईं ओर दी गई तालिका के अनुसार बालक की ऊंचाई पूर्णांक में परिवर्तित होकर 88 सेंटीमीटर मानी जाएगी। यदि बालक की ऊंचाई 87.0 सेंटीमीटर से 87.4 सेंटीमीटर तक होती तो उसे पूर्णांक में परिवर्तित करने पर 87 सेंटीमीटर माना जाता। क्योंकि बच्चे की ऊंचाई 87.5 सेंटीमीटर है, अतः इस बच्चे की पोषण स्थिति की पहचान करने के लिए हम तालिका में 88 सेंटीमीटर वाला खंड ही देखेंगे। क्योंकि उदाहरण एक बालक का है तो हम तालिका में बाईं तरफ नीली पट्टी वाले हिस्से में दिए गए एसडी स्कोर को ही देखेंगे। बालक का वजन 9.5 किलोग्राम है तथा पूर्णांक में उसकी ऊंचाई 88 सेंटीमीटर मानी गई है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, बालक के वजन की तुलना 88 सेंटीमीटर वाली लाइन में दी गई वजन संख्या से करने पर ज्ञात होता है कि ये -3 SD स्कोर जो कि 9.7 किलोग्राम है से भी कम है।
चूंकि बालक का वजन -3 SD से कम है, अतः इस बालक की पोषण की स्थिति को अति गंभीर कुपोषण कहा जाएगा। अगला उदाहरण एक बालिका का है जिसकी आयु 11 माह है, लंबाई 68.2 सेंटीमीटर है तथा वजन 6.4 किलोग्राम है। बालिका की पोषण स्थिति की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम बालिका की लंबाई को पूर्णांक में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि बालिका की लंबाई 68.5 सेंटीमीटर से कम है, अतः पूर्णांक में लंबाई 68 सेंटीमीटर मानेंगे। इसके बाद Z स्कोर तालिका के लंबाई या ऊंचाई वाले सफेद कॉलम में 68 सेंटीमीटर की संख्या का स्थान देखेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चूंकि उदाहरण एक बालिका का है, इसीलिए हम तालिका के दाईं तरफ गुलाबी पट्टी वाली SD स्कोर श्रेणी में ही बालिका का वजन देखेंगे। बालिका का वजन 6.4 किलोग्राम है, जो -3 SD स्कोर से अधिक है, लेकिन -2 SD स्कोर से कम है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्योंकि बालिका का वजन -2 SD स्कोर से कम है, इसका अर्थ है कि बालिका को मध्यम गंभीर कुपोषण है। एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण एक बालिका का है जिसकी उम्र 43 माह है, ऊंचाई 99 सेंटीमीटर है तथा वजन 14.8 किलोग्राम है। बालिका की पोषण स्थिति पता लगाने के लिए हम सबसे पहले तालिका के मध्य की सफेद श्रेणी में बालिका की ऊंचाई देखेंगे, क्योंकि बालिका की ऊंचाई 99 सेंटीमीटर है, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, अतः तालिका में सीधे तौर पर ही मौजूद है, जिसे चित्र में चिन्हित भी किया गया है। क्योंकि ये उदाहरण बालिका का है, इसीलिए हम तालिका में दाईं तरफ गुलाबी पट्टी वाली SD स्कोर श्रेणी में ही इसका वजन देखेंगे। बालिका का वजन 14.8 किलोग्राम है, जो कि -1 SD स्कोर से अधिक है और मीडियम संख्या से सीधे मेल खाता है, जैसा कि प्रस्तुत चित्र में देखा भी जा सकता है। क्योंकि बालिका का वजन -1 SD स्कोर से अधिक है, अतः बालिका की पोषण स्थिति सामान्य है। बच्चे की पोषण स्थिति के अनुसार माता पिता या देखभालकर्ता को क्या परामर्श देने की आवश्यकता होती है, आइए उन्हें जानते हैं। प्रस्तुत तालिका में हम देख सकते हैं कि यदि वृद्धि चार्ट से आंकलन करने पर बच्चा हरी श्रेणी में आता है तथा बच्चे का लंबाई या ऊंचाई के अनुसार वजन मीडियम से -2 SD स्कोर के बीच में होता है, तो बच्चे की पोषण स्थिति सामान्य मानी जाती है। ये वजन बढ़ने की स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में माँ की प्रशंसा करें एवं इसी तरह बच्चे की देखभाल करने के लिए माता पिता या देखभालकर्ता को प्रोत्साहित करें। यदि वृद्धि चार्ट से आंकलन करने पर बच्चा पीली श्रेणी में आता है तथा बच्चे का लंबाई तथा ऊंचाई के अनुसार वजन -2 SD स्कोर से नीचे -3 SD स्कोर तक होता है, तो बच्चे की पोषण स्थिति को मध्यम गंभीर कुपोषण यानी मैम माना जाता है। ये वजन के स्थिर होने की स्थिति को दर्शाता है। ऐसे बच्चे के माता पिता या देखभालकर्ताओं को बच्चे की स्थिति के बारे में समझाएं एवं बच्चे के बेहतर पोषण एवं देखभाल की सलाह दें। यदि वृद्धि चार्ट से आंकलन करने पर बच्चा नारंगी श्रेणी में आता है तथा लंबाई अथवा ऊंचाई के अनुसार बच्चे का वजन -3 SD स्कोर से कम होता है, तो उस बच्चे की पोषण स्थिति को अति गंभीर कुपोषण या सैम कहते हैं। ये वजन के निरंतर घटने की स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता या देखभालकर्ता को बच्चे की स्थिति के बारे में समझाएं और आवश्यक लक्षण पाने पर बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करें। कुपोषण का एक और लक्षण है दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन यानी एडिमा। अति गंभीर कुपोषित बच्चों के शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन के असंतुलन की वजह से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे एडिमा कहते हैं। ये बच्चों के दोनों पैरों से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैलता है। ध्यान दें, यदि बच्चों के पोषण की स्थिति अन्य मापदंडों द्वारा सामान्य भी आती है, तो भी एडिमा होने की वजह से बच्चा अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आता है। ऐसे बच्चे का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में ही किया जा सकता है। आइए अब जाने कि एडिमा की जांच किस तरह से की जाए।
सबसे पहले जांच करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। फिर बच्चे के पैरों के पंजों को अपनी हथेलियों पर रखकर उनकी ऊपरी सतह को कम से कम 3 सेकंड तक अपने अंगूठे से दबाएं, जैसा प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है। 3 सेकंड तक अंगूठे से दबाने के बाद अगर अंगूठों को उठाने के बाद बच्चे के पंजों की ऊपरी सतह पर गड्ढे नजर आए तो बच्चे को एडिमा है। अपनी जांच का परिणाम तुरंत रजिस्टर में लिखें तथा बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दें। दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन एडिमा कुपोषित बच्चों के आहार में ऊर्जा और प्रोटीन लेने के असंतुलन से शरीर में प्रोटीन पर्याप्त स्तर पर नहीं होता है। कम प्रोटीन और शारीरिक परिवर्तन के कारण ऊतकों में तरल पदार्थ एकत्रित होने लगता है। इसे एडिमा कहा जाता है। एडिमा कई बीमारियों के कारण हो सकता है। कुपोषण के कारण हुआ एडिमा निचले भाग यानी पैर के पंजे के ऊपरी भाग से शुरू होता है और दोनों तरफ होता है। बढ़ती गंभीरता के साथ यह पैर, हाथ और चेहरे में फैल जाता है। दोनों पैरों में पड़ने वाले सूजन यानी एडिमा के लिए जांच कैसे करें? सबसे पहले एडिमा की जांच करने के लिए दोनों पैरों को अपने हाथ में इस तरह पकड़ें कि आपका अंगूठा बच्चे के पैरों के ऊपर हो। कम से कम 10 सेकंड तक अपने अंगूठों से पैरों को दबाएं। अंगूठे को उठाने के बाद अगर दोनों पैरों में गड्ढा रहता है तो बच्चे को एडिमा है। दोनों पैरों में पड़ने वाली सूजन यानी एडिमा का वर्गीकरण: हल्का, दोनों पैरों तक सीमित; मध्यम, दोनों पैर साथ ही घुटने, हाथ या नीचे की बाह तक; गंभीर, पैर, टांग, हाथ, बाह और चेहरे सहित सामान्यकृत एडिमा। आइए अब इस सत्र के सारांश बिंदुओं पर चर्चा करें। हमने जाना एंथ्रोपोमेट्री या शारीरिक माप जैसे वजन, लंबाई या ऊंचाई द्वारा बच्चे की वृद्धि निगरानी की जाती है तथा उसकी पोषण स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यदि बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसकी लंबाई नापी जाती है। इसके लिए इन्फेंटोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसका पैर की तरफ का हिस्सा यानी फुट पीस सरकता है तथा सिर की तरफ का हिस्सा यानी हेड पीस स्थिर रहता है। यदि बच्चा 2 साल से अधिक है तो हम उसकी ऊंचाई नापते हैं। ऊंचाई नापने के यंत्र को स्टेडियोमीटर कहते हैं। इन्फेंटोमीटर के विपरीत स्टेडियोमीटर का फुट पीस स्थिर रहता है और सिर की तरफ वाला हिस्सा यानी हेड पीस को सरकाकर बच्चे की ऊंचाई मापी जाती है। लंबाई अथवा ऊंचाई नापते समय बच्चे का सिर, कंधा, कूल्हा, पिंडलियां एवं एड़ी इन्फेंटोमीटर या स्टेडियोमीटर से सटे होने चाहिए। वृद्धि चार्ट द्वारा आंकलन में यदि बच्चा हरे रंग वाले भाग में पाया जाता है तो उसकी पोषण स्थिति को सामान्य माना जाता है। यदि बच्चा पीले रंग वाले भाग में आता है तो उसकी पोषण स्थिति को मध्यम गंभीर कुपोषण कहा जाता है और यदि बच्चा नारंगी रंग वाले भाग में होता है तो उसकी पोषण स्थिति को अति गंभीर कुपोषण माना जाता है। यदि बच्चे के दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन यानी एडिमा पाया जाता है तो उस बच्चे को अति गंभीर कुपोषित माना जाता है एवं ऐसे बच्चे को तुरंत NRC रेफर करने की आवश्यकता होती है। चलिए अब अभ्यास के द्वारा इस सत्र में दी गई जानकारी को और पक्का कर लेते हैं। प्रस्तुत तालिका में 5 बच्चों की उम्र, वजन, लंबाई एवं एडिमा की जानकारी दी गई है। आपको इस जानकारी का उपयोग कर हर बच्चे का Z स्कोर या SD स्कोर पता करना है। वृद्धि चार्ट से बच्चे का आंकलन करना है कि बच्चा कौन से रंग वाले भाग में है और इसके अनुसार उसकी पोषण स्थिति का पता करना है। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला बच्चा राम, जिसकी आयु 32 माह है। वजन 11.2 किलोग्राम है। ऊंचाई 87.5 सेंटीमीटर है एवं उसे एडिमा नहीं है। दूसरा बच्चा
प्रीति की उम्र 7 माह, वजन 4 किलोग्राम तथा लंबाई 61 सेंटीमीटर है। प्रीति को दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन या एडिमा भी है। तीसरा बच्चा रोहित की उम्र 26 माह, वजन 9.4 किलोग्राम एवं ऊंचाई 88.2 सेंटीमीटर है। रोहित को एडिमा नहीं है। चौथा बच्चा राहुल की उम्र 36 माह है, वजन 10.9 किलोग्राम एवं ऊंचाई 89.4 सेंटीमीटर है। राहुल में एडिमा पाया गया है। पांचवा बच्चा साक्षी की उम्र 15 माह है, वजन 7.6 किलोग्राम एवं लंबाई 75 सेंटीमीटर है। साक्षी में एडिमा नहीं पाया गया है। कृपया अपने उत्तर नोट करें। चलिए अब प्रस्तुत प्रश्नों के सही जवाब के बारे में जानें। पहला बच्चा राम, जिसकी आयु 32 माह है, वजन 11.2 किलोग्राम और ऊंचाई 87.5 सेंटीमीटर है एवं उसे एडिमा नहीं है। Z स्कोर चार्ट द्वारा आंकलन करने पर उसका ऊंचाई के अनुसार वजन -1 SD स्कोर से कम निकलता है एवं वृद्धि चार्ट से आंकलन करने पर राम हरे रंग वाले हिस्से में है, अतः राम की पोषण स्थिति सामान्य मानी जाएगी। दूसरा बच्चा प्रीति की उम्र 7 माह, वजन 4 किलोग्राम तथा लंबाई 61 सेंटीमीटर है। प्रीति को दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन या एडिमा भी है। प्रीति का Z स्कोर पता करने पर वो -3 SD स्कोर से कम निकलता है। वृद्धि चार्ट में प्रीति नारंगी भाग में है, अतः प्रीति को अति गंभीर कुपोषण या सैम माना जाएगा। तीसरा बच्चा रोहित की उम्र 26 माह, वजन 9.4 किलोग्राम एवं ऊंचाई 88.2 सेंटीमीटर है। रोहित को एडिमा नहीं है। रोहित का Z स्कोर आंकलन करने पर वो -3 SD स्कोर से कम निकलता है एवं वो वृद्धि चार्ट के नारंगी भाग में है, अतः रोहित भी अति गंभीर कुपोषित पाया जाएगा। चौथा बच्चा राहुल की उम्र 36 माह है, वजन 10.9 किलोग्राम एवं ऊंचाई 89.4 सेंटीमीटर है। राहुल में एडिमा पाया गया है। ध्यान दें, राहुल का Z स्कोर आंकलन करने पर वो -1 SD स्कोर से कम आता है एवं वो वृद्धि चार्ट के हरे भाग में है। ये दोनों मापदंड सामान्य पोषण अवस्था को दर्शाते हैं, किंतु राहुल में एडिमा या दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन होने की वजह से राहुल की पोषण स्थिति अति गंभीर कुपोषित ही मानी जाएगी। पांचवा बच्चा साक्षी की उम्र 15 माह है, वजन 7.6 किलोग्राम एवं लंबाई 75 सेंटीमीटर है। साक्षी में एडिमा नहीं पाया गया है। साक्षी का Z स्कोर आंकलन करने पर वो -2 SD स्कोर से कम निकलता है एवं वो वृद्धि चार्ट के पीले भाग में है, अतः साक्षी की पोषण स्थिति मध्यम गंभीर कुपोषित मानी जाएगी। आशा है आपने सही उत्तर ज्ञात किए होंगे। ये सत्र यहाँ समाप्त होता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।